पूरी की पूरी नजर आपको यहां पे रखनी है। तो पहली रिएक्शन जो हम बैलेंस करने के लिए ले रहे हैं वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कहां कहां हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर में मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर 9th में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो उसकी दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी और 10th में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एकदम हेल्प होने वाली है। यानी कि जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हमको मिलने वाले आगे वो हो जाएंगे एकदम क्लियर, क्योंकि जो हम अभी डिस्कस करेंगे इसका छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा वो हमें आगे यूज होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं। इस दुनिया में आसपास हम देखेंगे तो सब जगह मैटर ही मैटर है। क्या है? मैटर ही मैटर है। अच्छा सर तो ये मैटर होता क्या अगर ये पूरे की पूरे यूनिवर्स में है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी चीज आपके आसपास देखिए जो जगह घेर रही है, क्या कर रही है? जगह कवर कर रही है और जिसमें थोड़ा सा भी मास है वो क्या है? मैटर है। तो हम समझ गए क्या होता है मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है? जगह कवर कर रही है और जिसमें मास है वो क्या है? मैटर है। अब यानी कि ये टेबल जो आपके पास में होगी वो मैटर है, आपके घर में जो चेयर है वो भी क्या है? मैटर है, आपका स्मार्टफोन मैटर है, सभी की सब चीजें जो भी जगह घेर रही है कवर कर रही है जिनमें मास है वो मैटर है। तो अब हम समझ चुके सारी यूनिवर्स की चीजें मैटर ही है, क्योंकि चीजें छोटी हो सकती है, उसमें मास कम हो सकता है, कोई चीज ज्यादा स्पेस कवर कर सकती है या कोई कम कर सकती है, बट है तो मैटर ही। तो ये चीज हमें समझ में आ गई मैटर क्या होता है। अब मैटर बना कैसे होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें केमिस्ट्री को समझना है तो मैटर किस चीज से बना हुआ है समझ लेते हैं। आप फोन में लगे हुए गेम खेलने में बड़े बिजी, आजकल पबजी एकदम जोरों शोरों पर चल रहा है, तो उसमें लगे हुए हैं। पापा को आया गुस्सा, ये दिन भर गेम में ही लगा रहता है। उन्होंने बुलाया, बोले इधर आ, बोले वो वहां पर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको कुल्हाड़ी ले और काटना चालू कर दे। अब आपको आया एकदम गुस्सा कि अच्छा भला बैठ के गेम खेल रहा था, पापा ने इसमें लगा दिया। तो आप गए गुस्से से उस एक्स को उठाया और आपने उसे मारना चालू किया। तो गुस्से में थे, लकड़ी के फटाफट फटाफट छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब उस लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ होगा। अब आप उसे और ज्यादा कट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? उसे और ज्यादा कट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर क्या होगा? हमें पता चलेगा मैटर किस चीज से बना है। वो वुड जो है वो मैटर है, ये चीज हमें पता है क्योंकि वो जगह भी घेर रहा है और उसमें मास भी है, तो वो इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है कि वो क्या है? मैटर है। अब हम पता लगा रहे थे मैटर किस चीज से बना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, गुस्से में लकड़ियों के टुकड़े बहुत सारे कर दिए। तो जब एक छोटा सा टुकड़ा बचा होगा जिसे हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं पे छुपी है वो चीज जिससे बना हुआ है इस पूरे की पूरे यूनिवर्स का मैटर। यानी कि वहां पर हमें देखने को मिलते हैं एटम्स। चलिए मतलब न्यू कैरेक्टर आ गया है। अब ये एटम्स क्या होते हैं? एटम्स वो चीज है जिससे क्या बना हुआ है? इस पूरे की पूरे यूनिवर्स का मैटर बना हुआ है। मैटर हम समझ चुके थे, अब मैटर किससे बना है हम वो भी समझ चुके हैं। मैटर किससे बना है? एटम से बना है। मींस यूनिवर्स का सभी मैटर किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। अब एटम्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वहां पर तो रिटन एग्जाम होने वाला है, अगर किसी ने पूछा तो साइन लैंग्वेज में समझाना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बट इन 3 सिंबल से हम समझने वाले एटम क्या होता है। तो फर्स्ट वाला जो ये था, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जिसको सिर्फ और सिर्फ
आप आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए लेना पड़ेगा आपको सहारा, और किस चीज का लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, उसे देखने के लिए। यानी कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और जो लास्ट वाला था ये वाला है, ये होता है हम उसे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि एटम्स को हम और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम क्या होते हैं हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हमें बहुत सारे एटम्स देखने को मिलते हैं, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, और ऐसे ऐसे करके 118 एलिमेंट्स आज दुनिया में प्रेजेंट हैं। तो अब आपके माइंड में आया क्वेश्चन, सर आपने तो बोला एटम सबसे छोटा यूनिट है, छोटा पार्टिकल है जिसे हम देख नहीं सकते और नहीं ब्रेक कर सकते हैं, तो ये इतने सारे अलग अलग क्यों बने हुए हैं? चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, इतने सारे एटम्स क्यों हैं और कैसे ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखिए, अब आपने क्या करा है, आपके घर में बन रही है सब्जी। तो पहले दिन बनती है आलू की सब्जी, दूसरे दिन बनती है भिंडी की सब्जी, और तीसरे दिन बनती है पनीर की सब्जी, और आगे आपके हिसाब से पूरे हफ्ते का मेन्यू डिसाइड कर लीजिए, है ना। सारे दिन पनीर नहीं खाना है वैसे। तो अब क्या हुआ, सारे दिन अलग अलग सब्जी बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अलग अलग सब्जियां क्यों बना रहे हैं? क्यों सर? क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, उनको खाने के बाद जो मजा आता है, यानी कि जो प्लेजर मिलता है वो अलग है, और सबका जो अपीरियंस है दिखने में वो अलग है। चले मान ली आपकी मैंने ये बात कि सारी सब्जियां हम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, उनको खाने के बाद आने वाला प्लेजर अलग है और उनका अपीरियंस अलग है। तो अब वैसे ही हमें यहां से एटम्स को समझना है कि इतने सारे एटम्स क्यों प्रेजेंट है। सब्जियां जो पूरे हफ्ते में अलग अलग बन रही है, मेन्यू में आपको रोज अलग अलग मिल रही है, बट वो है तो सब्जी ही। वो हो सकता है भिंडी की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, पनीर की सब्जी हो, बट हम उसे बोलेंगे तो सब्जी ही, कुछ और तो नहीं बोलने वाले हैं ना, नहीं बोलने वाले हैं। तो वैसे ही हाइड्रोजन का एटम, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम एंड सो जितने भी एलिमेंट्स है सभी के एटम्स क्या हो सकते हैं, साइज में अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनका अपीयरेंस अलग होगा, उनकी साइज अलग होगी, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत अलग होगी, बट है तो एटम ही। यही तो बात है, यानी कि वो है तो एटम ही, बट एक दूसरे से किस में अलग है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, साइज में, अपीयरेंस में, शेप में, और थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज वो दिखाएगा रिएक्शन के दौरान उसमें। तो यहां से हमें ये भी समझ में आ गया कि अब इतने ज्यादा की क्यों जरूरत थी, इतने सारे एलिमेंट्स क्यों हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं समझेंगे, उसको सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, बंच ऑफ एटम्स। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल्स को सिर्फ इतना समझना है, बंच ऑफ एटम्स। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब आपके मन में सर बड़ा जल्दी और इजी वे में खत्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, और इस चैप्टर की फाइल को ओपन करते हैं और फटाफट से क्लोज करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस का सामना कर रहे हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वो बात अलग है हम ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ होते हैं फिजिकल चेंज और कुछ होते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या क्या होते हैं? जब हमने पानी लिया, आइस ट्रे में डाला और उसे फ्रीजर में रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी आइस तैयार है, वो एक फिजिकल चेंज है। लाइट गई, कैंडल की मदद ली, उसको लगाया हमने फ्लेम, और थोड़ी देर बाद देखा उसका जो वैक्स है वो मेल्ट हो गया, वो इतनी थी और इतनी हो गई, तो क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक फिजिकल चेंज है। और मम्मी ने कपड़े धोए, उन्हें ऐसा निचोड़ के ऊपर सुखा दिया, शाम तक क्या हुए, एकदम ड्राई हो गए। सन के साथ क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया, वहां पर क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। ये एक फिजिकल चेंज है। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, जो कि हीरो है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल चेंजेस क्या क्या है उनकी हम बात करेंगे। हमने खाना खाया और वैसे ही क्या हो गया, सारी बॉडी में डाइजेशन चालू हो गया, स्टमक में डाइजेशन चालू हुआ और पूरी बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स चला गया। ये केमिकल चेंज है। आपका जो दूध है वो दही बन गया, ये एक केमिकल चेंज है। तो इन्हीं केमिकल चेंजेस की हम बात करने वाले हैं। हमारे राइट साइड हम देखें तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन डे टू डे बहुत सारी हो रही है,
और केमिस्ट्री में उन केमिकल रिएक्शंस को हम समझेंगे और उन्हें लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यही तो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में अब आगे करेंगे जितनी भी केमिकल रिएक्शन डे टू डे लाइफ में हो रही है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, और कैसे उन्हें और ज्यादा समझ सकते हैं। तो चलिए चलते एक स्टेप आगे, तो जो है हमारे चैप्टर का हीरो केमिकल रिएक्शन, उसको समझते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस, क्या बोला? जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि टोटली डिफरेंट होगा उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से। यानी कि क्या हुआ? यहां पर दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक फ्रेशली न्यू प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज इन रिएक्टेंट से, इन सब्सटेंस से डिफरेंट होने वाली है। और जो सब्सटेंस आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाने वाले हैं? एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि क्या होने वाला है? प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होने वाला है उनकी। अब कुछ बच्चों के सर से थोड़ा सा बाउंसर गया होगा। चलिए केमिकल रिएक्शन को समझते हैं थोड़े से और इजी वे में। उस समय पापा ने काम दिया था, इस समय मम्मी ने काम दे दिया। मम्मी थकी हुई है, बोला बेटा एक कप चाय बना के लाना। अब आप गए, चाय कैसे बनानी है देख लीजिएगा यहाँ पर अभी। तो क्या करा हमने? मिल्क लिया, शुगर ली, वाटर लिया और टी ली। अब हमने सबको एक जगह डाला और उसमें क्या करा? नीचे जो हमारा गैस स्टोव है उसमें फ्लेम लगाया। तो अब क्या हुआ? वहां पर हीटिंग चालू हो गई। उन सभी जितने भी एलिमेंट्स हमने डाले हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? आपकी टी तैयार है, आपने मम्मी को दे दी और अब क्या हुआ? आपकी मम्मी खुश हो गई। तो सर क्या यहाँ मम्मी को खुश करना था चाय बना के, कि चाय बनाना सीखना था? यहाँ पर दोनों काम नहीं करने थे। दोनों काम करना अच्छी बात है, बट हमें समझना है यहाँ से केमिकल रिएक्शन। अब जो चाय आपकी बनी है क्या वो वाटर जैसी ट्रांसपेरेंट होती है? नहीं होती है। क्या उसमें वो टीज दिखती है पूरी ब्लैक ब्लैक होती है? नहीं होती है। क्या वो शुगर के क्रिस्टल्स जैसी होती है जो हमने डाली थी? शुगर तो मेल्ट हो गई, वो वैसी भी नहीं होती है। क्या वो मिल्क जैसी अपीयरेंस में वाइट होती है? नहीं सर, वाइट भी नहीं होती है। तो यही तो केमिकल रिएक्शंस में हो रहा है। जैसे कि चाय बनाते टाइम ये सभी एलिमेंट्स आपस में मिले और जो प्रोडक्ट बना, जो फाइनल टी बनी, वो क्या थी? प्रोडक्ट थी। और ये प्रोडक्ट इन सबकी प्रॉपर्टीज से अलग प्रोडक्ट था। ना ही ये वाटर जैसी ट्रांसपेरेंट थी, ना ही मिल्क जैसी वाइट थी, ना ही शुगर के क्रिस्टल्स दिख रहे थे। तो हमें समझ में आ गई केमिकल रिएक्शंस। और एक और इसके साथ मेन बात कि जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है उन रिएक्टेंट से, उन एलिमेंट से, उन सब्सटेंस से जिससे वो बना है। तो अब क्या हुआ? जो बाउंसर था ना वो आ गया है एकदम बैट पे, अब लग गया है 6। तो सब बच्चे समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या होना है। केमिकल रिएक्शन जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि टोटली डिफरेंट होगा प्रॉपर्टीज में उन रिएक्टेंट से, वो होती है एक केमिकल रिएक्शन। तो अब जब हम समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो क्यों ना एक एग्जांपल देख लिया जाए जिससे हमें समझ आ जाएगा, हमें अच्छे से चीजें आ चुकी है। तो यहां पर स्क्रीन पर अब आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी जो कि है 2Na, यानी कि हमारा सॉल्ट। कितने हैं सॉल्ट के? हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए? 2 लिए है, ठीक है। तो 2Na प्लस 2H2O। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कितने हैं? 2 है, 2H2O। तो इधर आके क्या हो रहा है? जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2NaOH प्लस H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। यानी कि इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो सोडियम है, हमने लिया सोडियम और वाटर लिया, तो ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हुए क्या देने के लिए? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड देने के लिए। तो ये एग्जांपल हमें समझ में आ चुका है। तो इस बात पे क्या हो गया? अब कंफर्मेशन हो गया कि हमें केमिकल रिएक्शंस आ चुकी है। इस एग्जांपल को भी हम समझ चुके हैं और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखनी है ये भी हमें समझ में आ चुका है। तो अब क्या बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। किसका आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं सर? कि कहां कहां रिएक्शन हो रही है, कैसे पता लगाना है। कहीं भी कलर में चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन है। कहीं भी स्टेट में चेंज हुआ,
केमिकल रिएक्शन है। कहीं भी टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, गैस निकल रही है, किसी भी चीज को मिलाने से अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, जब भी वहां से गैस निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। और प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में जब हमने रिएक्शन की या कहीं और की तो वहां पर क्या हुआ, नीचे पीपीटी जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स है, यानी कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये थे हमारे आइडेंटिफिकेशन कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन कौन सी चीजें केमिकल यहां पर रिएक्शन ऑकर हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना है कि क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ या इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, ये सभी किस चीज की प्रॉपर्टी है, वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है, वहां पर केमिकल रिएक्शन है। तो अब चलते हैं इस चैप्टर में एक स्टेप और आगे, और केमिकल रिएक्शंस को हम समझ चुके हैं, अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। अब एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो रोज हमारी रिएक्शंस हो रही है, जिन रिएक्शंस को हमने समझा है, उन्हीं को जब हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा लिख के अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। चलिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर हम बढ़ते केमिकल इक्वेशन के एकदम अच्छे से पूरी की पूरी स्टडी पर। तो यहां पर स्क्रीन पर अभी आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी जो कि है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और उस साइड प्रोडक्ट के साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या सर ये केमिकल इक्वेशन होती है? नहीं, ये केमिकल इक्वेशन नहीं होती है। तो सर ये क्या है, ये है वर्ड इक्वेशन, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। देखिए यहां पर हमने वर्ड यूज किए, मीथेन के लिए क्या लिखा है, मीथेन लिखा है, प्लस ऑक्सीजन पूरा लिखा है, और प्रोडक्ट के साइड हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पर हमने पूरे पूरे वर्ड्स लिखे हैं, तो ये क्या होती है, वर्ड इक्वेशन होती है, इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और ये रिएक्शन एग्जांपल है वर्ड इक्वेशन का। बट अब क्या था, साइंटिस्ट को एक प्रॉपर मैनर चाहिए था रिएक्शन लिखने का, और ज्यादा छोटा और प्रीसाइजली और एक्यूरेट तरीके से हम लिख पाए और हमारा काम क्या हो जाए, इजी। क्योंकि हम भी तो यही करते हैं, आंसर को जितना हो सके छोटा बनाते जाते ताकि क्या हो जाए, इजी हो जाए, छोटी चीज समझने में इजी होती है। तो इसीलिए अब क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन बनेगी, यानी कि जब हम इन वर्ड्स की जगह सिंबल्स का और फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो बन जाएगी वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले और सिंबल का यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इसी वर्ड इक्वेशन को बदल देते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस हम यहां पर लेंगे ऑक्सीजन जिसका होता है O2, तो यहां पर हम लेंगे 2 O2 के मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर हो जाएंगे 2O2। तो क्या हो गया, CH4 प्लस 2O2, ऑक्सीजन के हमने 2 मोल्स लिए हैं। अब यहां पर बीच में एरो, हमें प्रोडक्ट अब क्या मिलने वाला है, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा CO2, क्या मिलने वाला है, CO2 प्लस जो वाटर है उसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2H2O। तो अब ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन, हमने इसको क्या कर दिया, फॉर्मूले में बदल दिया। देखिए कितनी छोटी दिख रही है ये पहले वाले के कंपैरिजन में। मीथेन को हमने रिप्रेजेंट किया है CH4 से, और ऑक्सीजन को लिखा है O2, और हमने उसके 2 मोल्स लिए, इसलिए उसके हमने आगे क्या लिख दिया है, 2O2। और प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब उसे पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखा, क्या लिख दिया, सिंपली CO2। तो सिंपल क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हमने। और वाटर को भी वाटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सिंबल होता है H2O, उसको फॉर्मूले में हम यूज करते हैं H2O लिख के। तो यहां पर क्या लिख दिया, 2H2O, क्योंकि वाटर के भी यहां पर 2 मोल्स बनने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन बदल गई, केमिकल इक्वेशन में काम हो गया इजी और छोटा। तो यही होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, और जिसमें हमने क्या करा, एक्यूरेट कर दिया मेथड को, रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर दिया बहुत छोटे तरीके से। और अब हम समझ चुके हैं केमिकल इक्वेशन वो होगी जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए अब इन रिएक्शंस का काम हो चुका है, रुकिए जरा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं इन्हीं रिएक्शन से। यानी कि अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिएक्शन के रिगार्डिंग वो हम इसी रिएक्शन से समझ लेते हैं, दूसरी रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी खिचड़ी हमारे दिमाग में बन जाएगी। तो इसी रिएक्शन से हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब हम एक रिएक्शन को फॉर्म कर रहे होंगे, जब हम एक केमिकल इक्वेशन को बना रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों क्या है जो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट्स है। और उनके बीच में वो दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे मीथेन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक प्लस साइन। वो प्लस का साइन क्या बता रहा है, ये दोनों साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों होंगे। अब दो से ज्यादा होते तो क्या होता, उस पे भी प्लस लगता और फिर वो तीसरा एलिमेंट लिखा था। और फिर होता है एक एरो। अब वो एरो क्या बताता है, रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। तो एरो का जो हमारा पॉइंट जिधर कर रहा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो उसका डायरेक्शन किधर है, प्रोडक्ट की तरफ है, रिएक्शन इस साइड होने वाली है। और यहां पर हमें क्या मिलेगा, जो राइट हैंड साइड रहेगा वहां पर जो चीज लिखी जाती है वो होती है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, यहां पर बहुत बार डिस्कस कर चुके रिएक्शन में, हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनके बीच में भी क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुआ तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है प्लस यहां पर वाटर भी बना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको रिएक्शन लिखते टाइम याद रखने और हमें समझ भी आ गया। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट, बीच में लगाना है प्लस का साइन, और राइट वाला रिएक्टेंट, बीच में एरो क्यों है, वो बता रहा है रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना भी समझ गए और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड थे केमिकल इक्वेशन से उसको भी समझ चुके हैं। यानी कि अब एकदम सुंदर सुंदर, एकदम अच्छे से और एकदम क्लियरली हम क्या बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ, सुंदर तो पता नहीं क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग खराब होगी, बट हम एक बिल्कुल करेक्ट केमिकल इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस। यानी कि अब इन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। और एक बात याद रख लीजिए, अगर ये आ गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इस चैप्टर में, क्योंकि आगे तक चलना है, जब तक केमिस्ट्री है जब तक बैलेंसिंग आना चाहिए। और ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत सिंपल तरीके से हम बैलेंसिंग को डन करने वाले हैं और हमें ये यहाँ से आ जाने वाला है। तो चलिए पहले समझते हैं बैलेंसिंग होती क्या है और बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन को करने की जरूरत क्यों है। आप सिंपली ये सोच के देखिए, आप अगर हॉल में हैं, आपने आपका वेट देखा 45 kg, कितना निकला 45 kg, ठीक है। और अब आप गए बेडरूम में, ठीक है, हॉल से बेडरूम में गए, अब बेडरूम में वेट देखेंगे तो कितना आने वाला है, सर 45 kg आएगा। एक दिन में डाइटिंग थोड़ी ना हो जाएगी। तो उसी समय जब आप हॉल में आपका वेट 45 kg है और उसी समय आप बेडरूम में जाके देखेंगे तो क्या होगा, 45 kg ही रहने वाला है। तो वैसा ही हमें बैलेंसिंग में समझना है। नहीं समझे, एक और चीज़ करके समझते हैं। जब आप को ये चीज़ समझनी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर एक रिएक्शन में यानी कि केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 ही रहेंगे। कोई आबरा का डाबरा गिली गिली छू वाला जादू यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई मैजिक नहीं होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से 2 से 4 हो जाए। हाँ, हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, कुछ नया बना देंगे, बट वो कुछ नया भी उनको बनाना है ना, तो किससे बनाना है, 2 ही हाइड्रोजन से बनाना है। यानी कि क्या है, जितना मटेरियल हमें कोई डिश बनाने के लिए दिया है उतने से ही बनाना है। जब हम सबकी सब जो है 10 ml 10 ml 10 ml करके हम ले रहे हैं और मिलाएंगे टोटल, तो क्या होगा, 50 ml ही होगा। अपने आप वो 500 ml होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो यही तो है बैलेंसिंग। यानी कि रिएक्शन में, एक केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि वो एलिमेंट जितने टाइम्स है, राइट हैंड साइड भी कितना होने चाहिए, उतना ही होना चाहिए। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कार्बन है 4 टाइम्स, यानी कि 4 एटम्स कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड है। राइट में कितने होंगे, ना ना ना, कोई मैजिक नहीं, 4 ही होने वाले, ना ही 3 होंगे ना ही 5 होंगे। और हाइड्रोजन यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 है तो इधर भी क्या होने वाला है, इस बार भी कोई मैजिक नहीं, हमेशा ही नहीं होगा। यानी कि इधर भी क्या होने वाले हैं, 2 ही हाइड्रोजन के एटम हमें दिखने वालेंगे।
यही तो बैलेंसिंग है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही होने चाहिए राइट हैंड साइड। चलिए ये तो समझ लिया, यानी कि किसी जगह जहां पर सभी एलिमेंट्स के जितने एटम्स है इधर लेफ्ट हैंड साइड जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड है, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है, आपको अप्रूवल मिल गया है, आपकी केमिकल इक्वेशन एकदम बैलेंस है। बट अगर वो बैलेंस नहीं हुई तो वो क्या कंडीशन होगी, जब कार्बन यहां पर 4 टाइम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हो जाए 8 टाइम्स, तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। और इसे हम एक और चीज बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जो अनबैलेंस है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। इधर क्या है? कार्बन 2 टाइम है, इधर 4 टाइम हो गया। हाइड्रोजन 8 बार इधर है, यानी कि 8 एटम्स है और यहां पर 16 हो गए। पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको क्या होने वाला है? सीधा सीधा कभी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको ऐसी ही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस देखने को मिलेगी और आपको उन्हें क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो अब उसे बैलेंस कैसे करेंगे, हम यही चीज समझने वाले हैं। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? हमें बिल्कुल पता है, लेफ्ट हैंड साइड जितने उस एटम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उतने ही रहना चाहिए, राइट हैंड साइड भी। तो ये हमें क्लियर हो गया है। इससे पहले कि हम कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ले और उसे एकदम साफ सुथरा वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दे, अप्रूवल ले ले कि ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है और हम सीख चुके हैं बैलेंसिंग रिएक्शन में, तो उससे पहले एक बेसिक आपको सीखना है। यानी कि जब हाइड्रोजन को लेके हम ये बेसिक सीखने वाले हैं, जब हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है तो क्या होगा? कितने हाइड्रोजन है वहां पर? 2 हाइड्रोजन है। एकदम क्लियर रखना है, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और उसी को मैं अगर कर दूं 2H2 तो क्या होगा? जिस एलिमेंट के आगे वो नंबर है और उसके नीचे भी कोई नंबर है तो उसका इंटू कर दीजिए। यानी कि जो ऊपर 2 है और जो बेस में 2 है उसका इंटू कर दीजिए। 2H2 है तो वो कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसी हाइड्रोजन के आगे यानी कि इसी 2H2 के आगे मैं O लिख दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 तो दिमाग में लाना भी नहीं है, 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2H2O पूरा एक हो गया, चिपका हुआ है, कंबाइन है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब इसको 4 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ऑक्सीजन के बेस में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। अगर ऑक्सीजन के बेस में भी यहां पर नीचे 2 लिखा होता तो हम इसको बोल सकते थे यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यानी कि क्या करना है? हमें आगे वाला नंबर देखना है कितना है। और अगर किसी एटम के नीचे बेस में भी नंबर है तो क्या करेंगे? जो आगे वाला नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमें पता चल रहा है यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के बेस में कुछ नहीं है तो सिर्फ आगे वाला नंबर हम लेंगे। तो यही बेसिक जरूरी है हमें बैलेंसिंग करने के लिए। तो चलिए सब समझ लिया है तो देर किस बात की, मैदान में उतरते हैं और लेते एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सीखते हैं केमिकल इक्वेशंस में बैलेंसिंग कैसे होने वाली है। बैलेंसिंग के लिए यहां पर एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसको हम स्टेप वाइज स्टेप करने वाले हैं और हम समझ जाएंगे यहां पर ये जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है हम इसको कैसे बैलेंस करने वाले हैं। और पूरी की पूरी स्टेप्स और प्रोसीजर्स हमें हर टाइम एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या रखना है, तो पूरी की पूरी नज़र यहीं पे रखिए क्योंकि बैलेंसिंग हम यहीं पे नज़र रखने से हम 2 मिनट में सीखने वाले हैं। तो यहां पर आपको रिएक्शन दिख रही है Na+H2O, यानी कि रिएक्टेंट साइड क्या है? Na+H2O, यानी कि सोडियम प्लस वाटर है। और इधर क्या मिल रहा है? NaOH+H2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? NaOH+H2 मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है कि नहीं अनबैलेंस्ड है? चलिए उससे पहले स्टेप 1, तो इसका सॉल्यूशन जब लिखना है ऐसा कि ऐसा आपको हर रिएक्शन के लिए एज इट इज लिखिए, पूरे के पूरे नंबर पाइए। ऑफर साफ है, ऐसा कि ऐसा हर रिएक्शन के लिए लिखिए और पूरे के पूरे नंबर पाइए। तो पहली स्टेप क्या है? हमें उस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को लिखना है। तो चलिए स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को लिखते हैं। तो हमारे स्टेप 1 में हम इस पूरी की पूरी रिएक्शन को कॉपी पेस्ट मानने वाले जो क्वेश्चन में है, यानी कि जो रिएक्शन गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो वो क्या है? Na+H2O, वो इधर आके क्या बन रहा है? NaOH+H2। ठीक है,
तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा स्टेप 1 तो हमने कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इन रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड इन प्रोडक्ट्स। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और वहां पर लेफ्ट हैंड साइड वो एलिमेंट कितने टाइम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड वो एलिमेंट कितने टाइम प्रेजेंट है। ऐसा अगर डाटा बना लेंगे ना तो क्या होगा, हमें हेल्प करेगा, समझ में आ जाएगा गड़बड़ यहां पर कितनी हो रही है। तो चलिए अब करते हैं इस स्टेप में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले लेते हैं सोडियम। हमें यहां पर दिख रहा है इस रिएक्शन में यहां पर 3 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितने हैं, 1 है, क्योंकि एक ही Na लिया है तो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड 1 है। और प्रोडक्ट साइड भी Na कितना है, NaOH बन रहा है तो क्या है, एक ही है। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड H2O में हमको एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। वो कितना ऑक्सीजन है, एक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, वो लिख दिया। अब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या है, NaOH, तो यहां पर भी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन यूज हुआ है। चलिए यहां तक भी गाड़ी पूरी की पूरी बैलेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड भी एक ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे लास्ट, जो कि है हाइड्रोजन। देखिए 2 खत्म हो गए, लास्ट वाला ही बचा है, तो पक्की बात है गड़बड़ तो यहीं छुपी है, तो नजर रखिएगा। तो क्या हुआ, अब हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो क्या है, H2O, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 है। क्या है, H2O, तो कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड, H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल रहे हैं। बट प्रोडक्ट में क्या वो 2 है, चलिए चेक करते हैं, NaOH, तो यहां पर एक हाइड्रोजन तो आ गया, चलिए एक आ गया, और क्या निकल रही है साथ में, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि H2, तो कितने हो गए, एक तो NaOH में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो, और जो H2 में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो। तो राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, 3 हो रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो ये हमने पूरा डाटा बना लिया। बट ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ किस में है, हाइड्रोजन में है, क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम प्रेजेंट है और यहां पर 3 टाइम है। तो ये हो गई हमारी एक और स्टेप कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, जो पहला एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला एलिमेंट है उसको हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। चलिए उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, हम जानते हैं यहां पर गड़बड़ सिर्फ हाइड्रोजन में है, तो हाइड्रोजन से ही हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन है Na प्लस H2O, वहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 3 हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड H2O है ना, उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसके आगे 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो अब क्या बन चुका है, 2H2O बन चुका है। क्या बन चुका है, 2H2O बन चुका है। तो यहां पर अब हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2H2 मींस कितने हो गए, 4। बट इसी के साथ ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं, यहां पर 2 हो गए हैं। अब उस साइड चलते हैं हम, एक और साइड, राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना, क्योंकि अब वहां पर 4 हो चुके हैं और यहां पर अभी तक 3 ही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा NaOH है उसके आगे लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, एक तो H2 गैस वाला 2 और एक NaOH के साथ भी 2 हो गए, तो 4 हो गए। और उधर भी 2H2O है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। और इसी के साथ हमने जो 2H2O लिखा तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया। तो ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया है, तो क्या हो गया, दोनों तरफ 2 टाइम्स हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। करने क्या आए थे बैलेंस, अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करने आए थे, और साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। तो अभी रिएक्शन क्या बन रही है हमारी, Na प्लस 2H2O, और हमें प्रोडक्ट साइड मिल रहा है 2NaOH प्लस H2। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन दोनों तरफ देखिए 4 है कि नहीं है, नहीं यहां देखने से काम नहीं चलेगा, पहले काउंट करिए 4 है कि नहीं है। दोनों साइड क्या है, 4 हो चुके हैं। और ऑक्सीजन दोनों साइड कितने हैं, 2 हो चुके हैं। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। तो इस स्टेप को यहां क्लोज कर सकते हैं इस रिएक्शन के बाद। सर अब कौन सी स्टेप आएगी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अगले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अगला एलिमेंट कौन सा है, अब हमने बात कर ली है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने के लिए नहीं लेने वाले हैं। तो अब किसका नंबर आ रहा है,
अब नंबर आने वाला है सोडियम का। किसका? सोडियम का। लेकिन हमने स्टेप 1 में देखा था सोडियम तो दोनों एक एक ही था, तो ये अनबैलेंस है कि नहीं है फिर से चेक करके देखिए, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने में सोडियम को अनबैलेंस कर दिया है। तो अभी जो रिएक्शन हमारे सामने है उसको लेके हम क्या करेंगे, अब सोडियम को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो सोडियम एक साइड क्या है, Na अकेला वहीं पर है, क्या है, अकेला दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के साइड अकेला है Na वहां पर, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2NaOH बन रहा है। यहां पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहां पर 2 टाइम्स है, क्योंकि क्या लिखा है, 2NaOH। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हो यहां पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ऐसा टेबल बनाया, उसमें हमको पता क्या चला, लेफ्ट हैंड साइड तो एक Na है रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड क्या है, 2 है। ठीक है, क्या है, 2 है। तो क्या करना है, प्रोडक्ट साइड 1 करें? नहीं, प्रोडक्ट साइड 1 नहीं करना है, रिएक्टेंट साइड जो अकेला है ना उसके आगे 2 लगा देते हैं। तो क्या होगा, सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा, और यही करने तो हम आए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम करेंगे, जो हमारा Na है सिर्फ रिएक्टेंट में, उसको हम कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड क्या है, 2 टाइम्स है। तो यहां पर हम इसे लिख देंगे 2Na। क्या लिख दिया, 2Na। तो अब रिएक्शन जो फाइनल बनी है वो क्या हो गई है हमारी, 2Na प्लस 2H2O, और प्रोडक्ट साइड में हमें मिल रहा है 2NaOH प्लस H2। ध्यान से देखिए, सब कुछ बैलेंस है। सोडियम दोनों साइड 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और हाइड्रोजन भी अब दोनों साइड 4 हो चुके हैं। तो रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो एक बार हमने क्या करा, अब चेक भी कर लिया। अब यहां से ब्रैकेट हटा के इस रिएक्शन को लिख दीजिए, और अब कोई भी एलिमेंट अनबैलेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो हमने सीख लिया एक अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। थोड़े से बेसिक हमें याद रखना थे, वो हम समझ चुके हैं, और क्या क्या स्टेप हमें लेनी है वो भी हम समझ चुके हैं। अब स्टेप्स को हम सर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वे में हमें लिखना है, तो उसके लिए हम बिल्कुल प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर चल सकते हैं। तो कितनी भी डिफिकल्ट रिएक्शन होगी आप उसे सॉल्व कर देंगे, अगर आप यही प्रोसीजर वहां पर फॉलो करने वाले हैं। तो जो फाइनल रिएक्शन आई है, ब्रैकेट हटा दिया है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या है, 2Na प्लस 2H2O प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है 2NaOH प्लस H2। रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। तो अब क्या हो गया, 100% पास हो गए हम इस चीज में, अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने में, और गारंटेड यहां पर सील लग जाएगी कि अब हमें एक अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना आ चुका है। तो अब क्या करना है, अब बैलेंसिंग सीख ली है, अब कुछ सीख ली है, तो वो क्या है, थोड़ा सा ब्रेन से बह रहा है आपका नॉलेज, तो उसको जरा कॉपी पेन उठाइए, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दे के रखे हैं, तो उन अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए। रुके क्यों है, जाइए, वीडियो को आगे नहीं देखना है। पहले क्या करना है, आपको कोशिश करनी है उन अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने की, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो रिएक्शन के डाउट पूछ सकते हैं। ये कैसे हो रही है और क्या होती है समझ में आ गया है, और केमिकल इक्वेशन में हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीख चुके हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशंस तो हम बहुत अच्छे से सीख गए, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उनमें मास्टरी हो गई है, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करना भी सीख गए, और सबसे बड़ी बात उन्हें बैलेंस करना भी हम अभी सीख चुके हैं। तो अब एक लास्ट स्टेप करते हैं, क्या करते हैं, एक लास्ट चीज और देखते हैं, जिसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में आप बोल सकते हैं इस टॉपिक पर तो हमें सब कुछ आता है। यानी कि एक जो रिएक्शन, यानी कि एक जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसको और ज्यादा अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर लिख के देखने वाले नहीं, उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, कम से कम वर्ड्स में ज्यादा नॉलेज हम वहां पर उस रिएक्शन का कैसे दे सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक रिएक्शन दिख रही होगी, तो अब आप फिर से, अरे फिर रिएक्शन आ गई, नहीं, इस बार गुड न्यूज है, इस बार रिएक्शन को नहीं देखना है। अच्छा, मतलब रिएक्शन को नहीं देखना है, हाँ बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन को यहाँ पर नहीं देखना है, हम यहाँ पर कुछ और देखने वाले हैं। हम एक केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो पहली चीज है सिंबल्स लगा के उसका स्टेट कौन सा है। फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंबल लगा के उसका स्टेट कौन सा है, और जो सेकंड चीज है वहां पर कंडीशंस क्या क्या है। क्या बोला, सेकंड पॉइंट क्या होगा, वहां पर कंडीशंस क्या क्या है,
और थर्ड चीज होगी इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी जो वहां पर हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, थोड़ा सा बाउंसर गया होगा तो हम इसे बैक पे लेके आते हैं ताकि हम सभी इस पे स्ट्रोक लगा पाए। तो जो फर्स्ट चीज है हमें उसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए उसकी स्टेट में। तीन फिजिकल स्टेट होती है, या तो कोई भी चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। तो वैसे ही रिएक्शन में हम जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हैं वो भी क्या होंगे, या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे एंड ऑफ कोर्स या तो वो गैस होंगे। तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यहां पर आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा जो चीज सॉलिड है उसके आगे क्या लिख देना है, स्मॉल में एस लिख देना है। ठीक है, जैसे NaCl है तो NaCl हमने लिया, वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो NaCl के आगे ब्रैकेट स्मॉल एस लिख दीजिए। तो वो क्या होगा, आपकी केमिकल रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे पता चल रहा है कि NaCl कैसी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और अगर कोई चीज लिक्विड में हुई तो क्या करना है, वो ही करना है, ब्रैकेट लगा के, लेकिन इस बार एस की जगह क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे H2O है तो हम वहां क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट में है। और अगर जो लास्ट स्टेट बच रही है अगर गैस हुआ तो क्या करेंगे, एस का पहला वर्ड, सॉलिड का पहला वर्ड एस लिया, लिक्विड का पहला वर्ड एल लिया, तो गैस का क्या लेंगे, जी लेंगे। यानी कि कोई भी अगर गैस में है, जो हाइड्रोजन गैस हम निकाली थी पिछली भी रिएक्शन में यानी कि H2, तो हम उसके आगे क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यानी कि इससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में आपकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है और वो और ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी। और यहां पर क्या हुआ, हमें पता चल गया जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्या पता चल गया कि जो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, पता चल गया। क्या करके, सिर्फ एक छोटी सी चीज करके उसके आगे स्मॉल एस या स्मॉल एल या जी लिख के। अब कई बार क्या होगा, आपको ये दो एरो देखने को मिलेंगे, एक होगा अपवर्ड के साइड और एक होगा डाउनवर्ड के साइड। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाला गेम क्या है, तो पहले जो अगर अपवर्ड है यानी कि आप गैस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जी लिख के रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप गैस को जी लिखने के इंस्टेंट यानी कि उसकी जगह, जी लिखने की जगह आप एक ऊपर जाता हुआ एरो भी बना सकते हैं। तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, जी को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो हम जी लिखने की जगह गैसियस स्टेट को एक अपवर्ड वाला एरो लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी हाइड्रोजन जो हमारा H2 गैस निकल रही है वहां पर आगे देख रहे हैं एक अपवर्ड एरो आपको देखने को मिल रहा है। तो वो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन गैस निकली है, जो H2 निकला है वो क्या है, गैसियस स्टेट में है। और अब बारी आती है डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो किसको बता रहा है, तो ना ही वो सॉलिड को बता रहा है, ना ही लिक्विड को बता रहा है, ना ही गैस को। अब होता क्या है, किसी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनती है। तो पीपीटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो लगा के करेंगे। ये बहुत कम रिएक्शन में यूज होने वाला है। तो हमें याद क्या रखना है, स्मॉल एस, एल और जी की जगह हम अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, गैसियस को रिप्रेजेंट करने में, गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने में आपके पास चॉइस है। और जो प्रेसिपिटेट वाली चीज है यानी कि डाउनवर्ड एरो जब हम लगाएंगे तो वो क्या होगा, गैस जो प्रेसिपिटेट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमें बहुत कम देखने को मिलने वाला है। इस तरीका तो समझ में आ गया कि हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे हम और ज्यादा एरो या एब्रिविएशन सिंबल्स लगा के उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब तरीका नंबर 2 जो हमने बात की थी, सेकंड वे क्या है, सेकंड वे है कंडीशन ऑफ रिएक्शन बताना। क्या बताना वहां पर, कंडीशन ऑफ रिएक्शन बताना। अब कंडीशन ऑफ रिएक्शन हम वहां पर कैसे बता सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं जो हमारा एरो है, हम जानते हैं वो जो एरो है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है रिएक्शन किस साइड हो रही है। तो आपको एरो के सामने पीछे कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर करना है। क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है। यानी कि रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो सेकंड तरीका है वहां पर उसकी कंडीशन लिखना। जैसे कि क्या है, किसी किसी में क्या लगता है, प्रेशर लगता है, इतने प्रेशर पे होगी वो रिएक्शन तो ही वहां पर वो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी वो एग्जांपल दिख रहा होगा, तो यहां पर क्या है, 324 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस रिएक्शन को क्या चाहिए, 324 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने क्या करा है, एरो के ऊपर वहां पर लिख दिया है कि क्या कंडीशन वहां पर रिक्वायर है, 324 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर चाहिए। तो 324 ATM वहां पर लिखा हुआ है। इससे क्या हुआ, रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। स्टेट्स तो पता चल रही है यहाँ पर, ये सॉलिड में, ये लिक्विड में, गैस में, और ये भी पता चल गया अच्छा ये रिएक्शन इतने प्रेशर पे हो पाएगी।
और दूसरा तरीका, किसी किसी को क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, यानी कि इतना टेम्परेचर दोगे तो ही होगा। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल होगा। तो वैसे ही यहां पर दूसरा जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, वहां पर हमने ऊपर क्या लिख के रखा है, 373 केल्विन, यानी कि यहां पे ये भी पता चल रहा है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, और इसके साथ में क्या पता चल रहा है, ये रिएक्शन तो जब ही होनी है जब इसको 373 केल्विन मिलने वाला है, इससे पहले नहीं होने वाली है। यानी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए, 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। तो बन गई ना रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव। आप एज अ लिखने की उससे मत सोचिए, पढ़ने की उससे सोचिए। जब आप इसको पढ़ेंगे, कोई पढ़ रहा है, जब आपने लिखा है तो ज्यादा समझ में आएगा कि कम समझ में आएगा। ये भी दिख रहा है कौन सा सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, और ये भी पता चल गया इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। और जो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी वो या तो प्रेशर होगा, या तो टेम्परेचर होगा, या तो हीट होगी, और उसको एरो के ऊपर ऐसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब जो तीसरा तरीका है, कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तीसरा तरीका हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, और हमें दूसरों के सामने एक अच्छा बच्चा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो तीसरा तरीका है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस और एनर्जी। तो अभी स्क्रीन पर आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, तो डायरेक्ट रिएक्शन पर ध्यान मत दीजिए। प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड, वहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसके साथ क्या लिखा है, प्लस हीट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लस हीट। यानी कि ये जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट तो हमें ये वाला मिलेगा, बट उसके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट निकल रही है। तो इससे भी रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। यानी कि जहां हीट निकल रही है वहां आपको क्या लिख देना है, जितने भी प्रोडक्ट है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, उसके आगे एक और प्लस लगा के हीट लिख देना है। तो सामने अब फिर से हम पढ़ने वालों की नजर से सोचते हैं, अच्छा ये अब तीनों पैटर्न को हमने किसी रिएक्शन में यूज करा है। क्या करा है, तीनों पैटर्न को किसी रिएक्शन में यूज करा है। तो आपकी रिएक्शन कितनी ब्यूटीफुल होगी जानना चाहेंगे। अभी देखिए स्क्रीन पर वो रिएक्शन आ चुकी है। यहां पर अब इसे पढ़ने के उससे सोच के देखिए, हमें पता चल रहा है कौन सी चीज सॉलिड में है, कौन सी चीज लिक्विड में, और कौन सी गैस में है। और ये भी पता चल रहा है कि इसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है रिएक्शन होने के लिए। और इसके साथ ये भी पता चल रहा है जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पर इतनी हीट रिलीज होने वाली है, यानी कि यहां से हीट निकलने वाली है, गैस का इवोल्यूशन होने वाला है। तो ये थे हमारे तीनों तरीके जो हमें समझ लिए हैं। यानी कि क्या करना है, रिएक्शन में स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है ये रिप्रेजेंट करना है, और डाउनवर्ड और अपवर्ड एरोस क्या होते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। तो पहला तरीका स्टेट को रिप्रेजेंट कर दो, पहला तरीका स्टेट को रिप्रेजेंट कर दो। और जो दूसरा तरीका हमें देखने को मिलता है वो है कंडीशन को एक्सप्रेस कर दो। इतना प्रेशर लगेगा, इतना टेम्परेचर लगेगा, कंडीशन को एक्सप्रेस कर दो। और तीसरा क्या है, वहां पर जो इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वहां पर हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो प्लस लगा के हीट या एनर्जी लिख दीजिए। तीनों तरीके हो गए दिमाग में यार। पहला स्टेट बताना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा कंडीशन बतानी है, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर। और तीसरा हमें बताना है कि वहां से हीट या एनर्जी निकल रही है, तो प्लस लगा के प्रोडक्ट में हीट या एनर्जी लिख देना है। तो इसी के साथ क्या हुआ, रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हम सीख चुके हैं। तो अब हम 50% चैप्टर क्लोज कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इजी मैनर में। पता ही नहीं चला होगा अगर पूरे ध्यान से हमने वीडियो देखा है तो कब हमारा चैप्टर हाफ खत्म हो चुका है, और इसमें हमने बहुत ज्यादा मेन चीजें देख ली है। और जिसने अच्छे से देखा है ना, बोल सकते हैं कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा अब, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस कहां कहां हो रही है, एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो भी हम सीख चुके हैं, और उसे और ज्यादा अच्छे से कैसे लिखना है वो भी सीख चुके हैं, और एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन कैसे होगी और क्या होती है, कैसे लिखना है, ये भी हमें समझ में आ चुका है। तो अब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमें पढ़ने को मिलेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, और फिर चैप्टर क्लोज होगा ना, हमें यही चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है। तो मींस जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आपसे विदा लेता हूं।